ब्रेन की जो ताकत है, इसमें इतनी पावर है कि हम अपने जीवन की जितनी उलझनें हैं, समस्याएं हैं, रिलेशंस में या बीमारियों में, उसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। हम 5 कोशों से बना हुआ एक पिंड है। अन्नमय कोश द फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश द इलेक्ट्रिक बॉडी, मनोमय कोश द मेंटल बॉडी, जहां पर मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स प्रवाहित होती हैं। अब ये भी तो कोई जगह लेंगी। उसके बाद मेरा विज्ञानमय कोश, जहां पर मेरा इंटेलेक्ट, मेरी बुद्धि स्थापित है। और उसके बाद मेरा आनंदमय कोश द ब्लिस बॉडी, जो मुझे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करवाती है। हमारे पास वो हर कैपेबिलिटी, हर वो कैपेसिटी है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। ब्रेन की 5 अवस्थाएं होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। अभी हम जिस स्टेट में है वो है बीटा, कॉन्शियस, अलर्ट, पूरा ध्यान एक दूसरे के ऊपर। अब सपने में कहीं हम राजा हैं, कभी हम शाहरुख खान के साथ घूम रहे हैं, कभी हम उड़ रहे हैं। क्या ब्रेन तर्क करता है कि यार ये उड़ क्यों रहा है तू? हमने ये सबसे बड़ी गलती आज के युग में यही की कि कार खराब होती है तो कार को, उसके पुर्जे को रिपेयर करो। इंसान खराब होता है तो इंसान के भी पुर्जे को रिपेयर करो। ग्रीक सभ्यताओं में ये प्राण के ऊपर, चाइनीज इसको ची बोलते हैं, हम इसको प्राण बोलते हैं, ताओ बोला जाता है जापानीज पद्धति में इसको। तो वो प्राण की क्या प्रक्रियाएं थी जो आपके शरीर को कंप्लीटली बदल सकती हैं। अगर हम वापस से भारतीय परंपरा की तरफ, उन रूट्स की तरफ, उन सिस्टम कल्चर की तरफ अगर हम वापस लौटें तो हम पूर्ण थे, पूर्ण ही हैं और पूर्ण ही रहेंगे। इसमें इतनी पावर है कि हम अपने जीवन की जितनी उलझनें हैं, समस्याएं हैं, रिलेशंस में या बीमारियों में, उसको अलाइन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि ने इंसान को रचा होगा तो उसने इसको आधा अधूरा नहीं रचा होगा। हमारे ग्रंथों में भी एक बहुत खूबसूरत वाक्य आता है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी सब कुछ पूर्ण था, उससे पूर्ण ही पैदा हुआ, और अगर उसमें से कुछ निकलने से, कुछ पूर्ण में से कुछ निकल भी जाता है तो भी वो पूर्ण ही बचता है। तो हमको भी एज अ कंप्लीट एंटिटी, जो भी आप उसको नाम दें, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, परमात्मा, डिवाइन इंटेलिजेंस या साइंस के लॉज, उन्होंने हमको जब बनाया तो उन्होंने हमको पूर्ण ही बनाया। और उस पूर्ण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते। हमारे नॉलेज के एरिया से वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाहर की चीज़ है, जिस वजह से कई बार हम उस फुल पोटेंशियल को टैप इन नहीं कर पाते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है, अदरवाइज हमारे पास वो हर कैपेबिलिटी, हर वो कैपेसिटी है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। क्या ये भी माना जाए कि जो हमें बताया गया, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, वो गलत तरीके से बताया गया है, या जो आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं उससे हम वाकिफ़ हैं ही नहीं, तो हम अलग रास्ते पे चले जा रहे हैं। और कई बार तो लोग ज़िंदगी भर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, भागते रहते हैं किसी चीज़ के पीछे, और जब वो नहीं मिलती है तो भी, और मिल जाती है तो भी, दुखी हाथ में आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पर शायद इसलिए जा रहे हैं कि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो रही है। जैसे जैसे सिस्टम डिसरप्ट होता गया, आप देखो, भारत अंग्रेजों से पहले का या इन्वेडर्स से पहले का भारत और इन्वेडर्स और अंग्रेजों के बाद का भारत बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। जब मैकॉले आए तो मैकॉले ने मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिसरप्ट किया। जैसे मैकॉले की एक चीज़ को शायद हर एक व्यक्ति इसका खंडन करता है। उन्होंने कहा कि जितना भी भारत में, हिंदुस्तान में जितना भी ज्ञान है, चाहे वो सनातन का या किसी भी पद्धति परंपरा का रहा हो, जितना अगर उस सब ज्ञान को इकट्ठा कर लिया जाए तो लंदन में रखी लाइब्रेरी की एक किताब से भी छोटा ज्ञान है। तो यानी उस व्यक्ति ने धीरे धीरे उसको लाया ही इसलिए गया था ताकि वो हमारे दिमाग में कुछ प्लांट कर सके, और वो प्लांटेशन इतना सक्सेसफुल रहा उनका कि जिस कारण उन्होंने फिर जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था उसको प्लांट किया कि तुम अधूरे हो लेकिन तुमको ये चीज़ मिलेगी तो तुम पूर्ण हो जाओगे। लेकिन आज आप देखें कि हमारी पद्धति, हमारे पास जो चीज़ें थी, वो एक्चुअल में मैकॉले खुद भी ये जानते थे कि वो चीज़ों का 0.01% भी कोई सभ्यता या कोई परंपरा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन वो प्लांट ऐसे कर दिया गया एक पूरी प्लानिंग के तहत, जिससे हम जो जानते थे, जो हमें पता था, वो चीज़ें हम छोड़ करके, भूल करके, हम उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को यूज़ करना हमने शुरू कर दिया। जैसे एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल है अरविंद जी, आप देखोगे जब हमारे यहाँ पे नया नया कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ, एडवर्टीजमेंट टीवी पर आने लगी, आप तो खुद मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप उस समय को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सबसे पहला जब टूथपेस्ट का ऐड निकालना था तो यही कहा गया कि 2 लोग दिखाए गए, एक कोयले से ब्रश कर रहा है और एक नमक से दांत साफ कर रहा है। अरे नमक यूज करते हो, कितने पिछड़े हुए लोग हो तुम, कोयले से भी कोई दांत साफ करता है। आज वही लोग अपनी टूथपेस्ट बेचने के लिए बोलते हैं क्या तुम्हारी टूथपेस्ट में नमक है, हाँ। क्या तुम चारकोल वाला टूथपेस्ट यूज कर रहे हो। तो यानी हमारी चीज को गलत बताकर उसी को ही एक अलग पैकेजिंग में हमें बताया गया। तो मुझे लगता है कि अगर हम वापस से भारतीय परंपरा की तरफ, उन रूट्स की तरफ, उन सिस्टम कल्चर की तरफ अगर हम वापस लौटें तो हम पूर्ण थे, पूर्ण ही हैं और पूर्ण ही रहेंगे, जहां से हर एक चीज का उद्गम हो सकता है।
और हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। वेरी नाइस सर। सबकॉन्शियस माइंड पे मैंने देखा है आपको, आपके वीडियोस को, और जिस तरह से आप बताते हैं वो अद्भुत है। मतलब वो जानना ज़रूरी है, इसका रेंज क्या है और इसमें अगर हम क्या करें कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली अगर समझने के लिए इसको आसान करके बताऊं तो वो हमारा मन है। कॉन्शियस माइंड जो है ये हमारी बुद्धि है। अब जिंदगी में 5% वाला जो है वो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्ट है, और 95% सबकॉन्शियस हमारा मन है, जहां पर थॉट्स हैं, जहां पर इमोशंस हैं, जहां पर फीलिंग्स हैं, जहां पर हमारी आइडेंटिटी स्टोर्ड है कि मैं अपने आप को कैसा रिसीव करता हूं, किसके सामने बड़ा समझूंगा, किसके सामने छोटा समझूंगा, किस सिचुएशन पे मेरे इमोशंस कैसे निकल के आएंगे, इस भाव पे गुस्सा करूंगा, इस सिचुएशन पे प्यार करूंगा, इस पे हंसी उड़ाऊंगा। तो ये सब कुछ क्या है, ये मेरे मन का पार्ट है। ये सब सबकॉन्शियस है। 5% कॉन्शियस है। लेकिन अगर हम उन 5% को भी बड़ा डीप डाइव करें ना, तो आप देखेंगे उस 5% के भी डिसीजंस 95% सबकॉन्शियस से ही आ रहे हैं। कॉन्शियस माइंड अपने आप में बहुत कम मात्रा में कुछ भी गवर्न कर पा रहा है। हम जो हमको लग रहा है ना कि यार ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, मैंने ये सोच समझ कर किया, एक्चुअल में वो मेरा अपना नहीं है। वो मेरे मन से, मेरे अहंकार से, मेरी आइडेंटिटी से ड्राइव होकर के ही आ रहा है। जैसे मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ, अरविंद जी आप यहाँ पर आए, मैं आपसे पूछूं कि अरविंद जी चाय पियेंगे या कॉफी, तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी एक ऑप्शन जैसे कि कोई भी बताओ। चाय बोलेंगे। आप जानते हैं आपने चाय क्यों बोला? क्योंकि आप चाय ही पीते होंगे, या इस इमोशनल स्टेट में आपके साथ चाय का ही कनेक्शन होगा, या जब थोड़ी ठंडी लग रही होगी तो आप चाय ही पियेंगे, प्रेफर करेंगे। यानी आपका चाय का डिसीजन आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं आता है, ये आपके स्टोर्ड कुछ स्टेट से, कुछ इमोशन से, कुछ प्रोग्रामिंग से, यानी कॉन्शियसली भी जो हम और आप डिसीजन ले रहे हैं, ये डिसीजन मेरे कुछ पड़े हुए बिलीफ्स, मेरी इमोशनल स्टेट और जिन चीज़ों को मैं मानता हूं मेरे अंदर हैं, उनके बेसिस पर आ रहा है। तो यानी जो कॉन्शियस माइंड 5% है, उसका भी 95% मेरे इमोशनल स्टेट, मेरे बिलीफ और मेरी प्रोग्रामिंग से गवर्न हो रहा है। तो यानी जिंदगी क्या मैं अपने आप जी रहा हूं, या मेरे बिलीफ, मेरी इमोशनल स्टेट और मेरी प्रोग्रामिंग जी रही है? तो जिंदगी तो मेरे इमोशनल स्टेट से निकल करके आ रही है। जैसे आपने देखा होगा, मीडिया में आप हैं, हजारों लोग ऐसी बात बोलते हैं कि यार 5 मिनट रुक जाते ये इंसिडेंट्स करने से तो आज जेल में ना होते। सिर्फ 5 मिनट रुक जाते। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते थे, तो वो एकदम से रिएक्शन, जो भी आपसे गलत घटना हुई, वो किसने किया? आपने नहीं किया, क्योंकि आपकी कॉन्शियस चॉइस तो अब आप बता रहे हो कि यार रुक जाता ना तो बढ़िया था। वो किसने किया? वो सब कॉन्शियस की एक इमोशनल स्टेट से निकल करके आया। तो जिंदगी में मेरी जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं, अच्छी या बुरी, बीमारी या हेल्थ, ये सब कुछ मेरे डीप बिलीफ से, मेरे प्रोग्रामिंग से और मेरी इमोशनल स्टेट से निकल करके आ रहे हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि मुझे अगर अपने जिंदगी के आउटकम को बदलना है, तो मुझे कॉन्शियस माइंड को नहीं, कॉन्शियस माइंड क्या है? बुद्धि। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? मन। मैं इसको थोड़ा सा और समझना चाहूँ सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि सबकॉन्शियस से निकल के आ रहा है। मान लीजिए किसी को गुस्सा आया बहुत तगड़ा और उसने कुछ गलत कर दिया, तो ये इमीडिएट का उसका इम्पैक्ट रहा ना, कि किसी चीज़ से उसको गुस्सा आया, तो ये सबकॉन्शियस नहीं, ये तो कॉन्शियस से हुआ ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, वो सबकॉन्शियस से। थोड़ा सा इसको समझाएं प्लीज। जो इमीडिएट जो एक्शन हो रहा है वो उसका नहीं है, एक्शन उस व्यक्ति का नहीं है, या जो सिचुएशन उस समय पर, जैसे आपने बोला कि गुस्से में उसने कुछ भी कर दिया, तो वो जो सिचुएशन बनी, क्या वो व्यक्ति, वो उसकी है सिचुएशन, या वो न्यूट्रल सिचुएशन है? वो तो बनी ना, बनी। हाँ, वो तो अचानक से एकदम से सिचुएशन बन गई। अब उस सिचुएशन पर कितनी संभावनाएं हैं हेड्स आने की और टेल्स आने की? 50-50। सिक्का उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन उसने एक पर्टिकुलर इमोशन चुना, कुछ करना, वायलेंट होना या कुछ भी करना चुना। ये चुना जो है, क्या ये कॉन्शियसली चुना? लेकिन अगर आप आज उससे जेल में या कहीं पर भी जाके पूछोगे, तो वो बोलेगा यार मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर हो पता नहीं कैसे गया। ये कहां से हुआ? ये जिस तरह के मन में हमारे पास इमोशनल भाव रखे हुए थे कि मुझे इस सिचुएशन, जैसे मैंने चाय और कॉफी का एग्जांपल आपको जानते हैं क्यों दिया? ये सिर्फ इसलिए दिया कि हम ये जान पाए कि किस सिचुएशन में हम क्या चुनाव करते हैं। मैं अक्सर ये मजाक में बात बोलता हूँ अरविंद जी, और मजाक में ही लीजिएगा, लेकिन थोड़ा समझने के लिए लोगों को आसान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी कार से कहीं जा रहा है, उसकी कार को पीछे से कोई स्क्रैच लगा देता है, यानी दूसरी कार उसको, अब नई कार निकाली हो शोरूम से और 2 घंटे हुए हैं और कार को कोई स्क्रैच लगा दे, तो कैसा भाव आएगा? गुस्से का आएगा। अब वो जो कार दूसरी सामने आती है, आप वहां देखते हो एक बड़ा कमजोर सा इंसान, बड़ा बेचारा सा इंसान जो आपको लग रहा है, वो इंसान देख करके आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी?
कि मेरी गाड़ी को स्क्रैच लगाया, आपको गुस्सा आएगा, नई गाड़ी निकाली हुई है, आप हो सकता है उसको रोको भी, रोक करके जिस व्यक्ति की गाड़ी को स्क्रैच लगाया वो उसके साथ भिड़ना भी चाहे। यस या नो? क्या इसमें कुछ गलत मैंने बोला? ऐसे होता है। अब एक नए व्यक्ति ने गाड़ी निकाली है, नई गाड़ी है, 2 घंटे हुए हैं गाड़ी निकले हुए, उसकी गाड़ी को पीछे से कोई स्क्रैच नहीं बल्कि ठोक ही देता है। लेकिन ठोकने वाला जो गाड़ी है पीछे, वो बहुत बड़ी तगड़ी एसयूवी है, उसमें 4 लोग हट्टे कट्टे पहलवान बैठे हैं, गन चारों ने टांगी हुई है, लठ उनके पास रखे हैं। अब आपका रिएक्शन क्या आएगा? अब तो सहमेगा, कोई भिड़ना नहीं चाहेगा ना। सहमेगा। हमारा रिएक्शन उस इंसिडेंट्स पे डिपेंड कर रहा था या उस इमोशनल स्टेट पे कि इस पर्टिकुलर चीज में मेरे इमोशंस कैसे होने चाहिए, मेरी प्रोग्रामिंग पे, कि अगर कोई कमजोर आदमी है मैं बलवान हो जाता हूं, अगर कोई मुझसे बलवान है तो मैं उससे कमजोर हो जाता हूं। तो ये मेरी स्टेट है ना, एक मेरे पास इमोशन जिसकी प्रोग्रामिंग रखी है कि भैया अगर मच्छर दिखे तो मार दो, लेकिन अगर शेर आता हुआ दिखे तो भाग लो। मतलब वो व्यक्ति बोलेगा जीव हत्या पाप है, उसको बोलो मच्छर मार, हाँ मार देते हैं क्योंकि मार सकते हैं। शेर मार सकते हो? नहीं, शेर को भी मारो फिर अगर तुम पे अटैक, नहीं हम भागेंगे क्योंकि हम उसे मार। तो ये सिचुएशन के बेस पर रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है मेरी प्रोग्रामिंग के बेस पर कि किससे क्या चीज। तो बड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि इस स्थिति में मैं कैसा रिस्पॉन्स दूंगा, इस स्थिति में मैं कैसा रिएक्ट करूंगा और इस स्थिति में मुझे कैसा बिहेव करना है। तो यानी ये जो प्रिडिक्टेबल है बिल्कुल, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन तो नहीं है, ये तो मेरी प्रोग्रामिंग के बेसिस पर आ रहा है। जब मेरी गाड़ी को किसी ने ठोका तो कॉन्शियस डिसीजन तो यही था कि अभी ठोकता हूं उसको, लेकिन देखते ही डिसीजन बदल गया। तो यानी मेरी जिंदगी के 95 नहीं बल्कि 99% डिसीजंस मेरे इमोशनल स्टेट, मेरी प्रोग्रामिंग किस तरह से बचपन में हुई है और मेरे बिलीफ्स, मैं किन मान्यताओं के साथ बड़ा हुआ हूं, उनके बेसिस पर निकल करके आ रहे हैं। किसी ने किसी को धोखा दिया है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल है, वो लंबे टाइम से उसके दिमाग में बैठा हुआ है और उसकी वजह से वो उस तरह की एक्टिविटी या गलत चीज़ों में जा रहा है या डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस है। तो ये अगर मैं किसी को, ऐसे व्यक्ति को बताऊं जो इन सब चीज़ों को नहीं जानता, उसको बोलूं कि यार इसको ठीक किया जा सकता है, कोई टेक्निक है, तरीका है, तो वो तो यही कहेगा कि ऐसा क्या मैं पागल हूँ, कैसे मतलब मान लूँ। या तो वो व्यक्ति को मैं बदले वाली कंडीशन से उसको सजा दूँ या वो मेरे पे आके क्षमा मांगे, तभी मेरे को सुकून शांति मिलेगी और तब मैं मानूंगा कि हाँ चीज़ें मेरी ठीक हो गई, मैं शांत रहूँगा और उस नॉर्मल मेरी लाइफ होगी। आप कह रहे हैं कोई इसका तरीका है इस तरह से, तो क्या दिमाग उस तरीके को मान लेता है? जो आप तरीका अप्लाई करते हैं जो भी, वो दिमाग उसको मान लेता है कि हाँ ठीक है, उसी हिसाब से एक्ट या रिएक्ट करेगा? बहुत कमाल का सवाल है अरविंद भाई आपका, बहुत कमाल का। क्योंकि यहाँ से ना एक इनसाइट क्लियर होता है कि जो व्यक्ति किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं है उसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेज है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। जब शिष्य तैयार होता है, गुरु अपने आप, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता। फ्रेज कह रही है टीचर अपीयर्स, टीचर अपने आप प्रकट हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का किसी भी चीज में बिलीफ नहीं है, जैसे मान लो अब हम यहां पे बात बुद्धि की नहीं कर रहे, सबकॉन्शियस की कर रहे हैं, और उसका सबकॉन्शियस बिलीफ ये है कि यार ऐसे थोड़ा होता है, एक बार में थोड़ा ठीक हो जाता है, ये चीज थोड़ा पॉसिबल होती है, तो वो अपने बिलीफ से किसी भी दूसरी चीज को अंदर एंटर होने नहीं देगा। इसको साइकोलॉजी में एक टर्म है, इसको बोला जाता है कंफर्मेशन बायस। यानी जिस चीज को मैं कंफर्म मानता हूं मेरे लिए ट्रू है, मैं उसके प्रति बायस्ड हो जाता हूं, मैं दूसरा ओपिनियन सुनता नहीं हूं। जैसे अभी राजनीतिक चर्चाएं बड़ी गर्म हैं, बंगाल का ताजा ताजा हम देख रहे हैं, तो मैं अगर इस पे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूं कि मान लो कोई कहे कि ममता बनर्जी सबसे बेकार मुख्यमंत्री हैं, तो जो ममता बनर्जी के फैन हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, क्या वो इस बात को अपने दिमाग में एंटर करने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो पूरा तर्क, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, की जिस चीज को मैं सच मान चुका हूं, तुम कुछ भी तर्क करोगे तो मेरे अंदर वो चीज एंटर होने वाली नहीं है। और वो व्यक्ति जो कहता है कि ममता बनर्जी उतनी अच्छी मुख्यमंत्री नहीं है, अगर उनको बोलो कि नहीं है, तो क्या वो मान लेगा? उसको 50 चीजें बताओ, उनको बताओ कि इन्होंने ये किया, इन्होंने, वो मान लेगा? नहीं मानेगा। कंफर्मेशन बायस, कि जिस चीज को मैं कंफर्म मान चुका हूं, सत्य मान चुका हूं, उस चीज को बदलना मेरी बुद्धि के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैंने ये पहले एग्जांपल दिया कि जो व्यक्ति किसी एडिक्शन में है, अगर उसको बोला जाए कि ये छोड़ दो, वो कहेगा नहीं भाई, क्योंकि मन कुछ और जानता है, मन उससे रिलेटेड कुछ और भावनाओं में है। तो ठीक वहीं जहां आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि अगर उसको जनरली ये बोला जाए कि ये हो सकता है, तो अगर उसका ये बिलीफ है
कि ये नहीं हो सकता, तो बुद्धि के लेवल पर उसको नहीं समझाया जा सकता, सबकॉन्शियस के लेवल पर समझाया जा सकता है। एक ऐसी अवस्था जहां पर वो आंखें बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठे, बुद्धि यानी कॉन्शियस माइंड होता है लॉजिकल माइंड, जो तर्क करता है। मान लीजिए मैं अभी आपके किसी सवाल का जवाब दे रहा हूं और आप बड़े ध्यान से, बड़ी तल्लीनता से मुझे सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि इस बात को मैं एनालाइज करूं और इसके बेसिस पर मैं अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूं। बहुत ये काम कौन कर रहा है? ये बुद्धि कर रही है। बड़ा कॉन्शियसली आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर ये बुद्धि ना हो, तर्क करने वाला माइंड ना हो, तो वही चीजें निकल के आएंगी जो सबकॉन्शियस में रखी हैं। और ये कब होता है कि बुद्धि नहीं होती, तर्क करने वाला माइंड नहीं होता? जब हमारी ब्रेन वेव्स डाउन होती हैं। अभी आप और मैं जिस ब्रेन वेव, डोमिनेंट ब्रेन वेव स्टेट में है, वैसे तो सभी ब्रेन वेव्स एक साथ काम कर रही होती हैं, लेकिन अभी जो डोमिनेंट ब्रेन वेव स्टेट में है उसको बोला जाता है बीटा। ब्रेन की 5 अवस्थाएं होती हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा। अभी हम जिस स्टेट में है वो है बीटा, कॉन्शियस, अलर्ट, पूरा ध्यान एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये थोड़ा शांत होता है हम जाते हैं अल्फा, ब्रेन वेव स्लो हो जाती हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं, रिलैक्स होकर बैठते हैं, मेरे 5 सेंसेस कट हो गए, मैं देख नहीं रहा। पहले तो आंखें बंद करने से ही 80% डेटा कट हो जाता है ब्रेन का। मेरे को जितनी सेंसरी इनपुट मिल रही है उसमें से 80% इनपुट मेरी आंखों के थ्रू मिल रही है। आंखें बंद करते ही वो 80% इनपुट कट, ब्रेन की वेव स्लो, अल्फा के बाद फ्रीक्वेंसी आती है थीटा। जैसे हम नींद में जब जाते हैं, नींद में जाते ही हम थीटा की फ्रीक्वेंसी में होते हैं। तो थीटा की फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां कॉन्शियस माइंड नहीं होता, तर्क नहीं करता। जैसे जब हम सो जाते हैं, नींद की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज होती है जिसको हम रेम स्लीप बोलते हैं, जो थीटा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी में आती है। उसमें हमको ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं। अब सपने में कहीं हम राजा हैं, कभी हम शाहरुख खान के साथ घूम रहे हैं, कभी हम उड़ रहे हैं, कभी हम, होता ना, मतलब कभी कुछ क्या ब्रेन तर्क करता है कि यार ये उड़ क्यों रहा है तू? तो ये शाहरुख खान के साथ तू कैसे बैठा है? जो ब्रेन में चल रहा होता है उस समय पर हमको लगता है कि ये सच है, क्योंकि तर्क करने वाला पार्ट उस समय सो चुका है। हम बुद्धि से निकल के अब हम सबकॉन्शियस में जो भी कहीं से मेमोरी उठ के आ रही है, कोई भी चीज, वो इंटरमिंगल करके प्रेजेंट कर रहा है और हम उड़ भी रहे हैं। आप भी सपने में कई बार उड़े होंगे, लेकिन आपको लगता है हाँ मैं तो उड़ सकता हूं, वो रियल प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही वो व्यक्ति जिसका बिलीफ नहीं है, कि जिसको आप बोल रहे हैं कि तुम ठीक हो सकते हो, जब उसको एक ऐसी अवस्था में लेकर के जाया जाए ध्यान के माध्यम से जहां पर तर्क करने वाला माइंड है ही नहीं, तो उस समय पर उसके सबकॉन्शियस को जिस भी तरह का डेटा फीड किया जाएगा वो उसको सच मानने लगेगा। तो अब कॉन्शियसली मैं उसको बोलूं तुम ठीक हो सकते हो, कहेगा चल बे अपना काम कर। लेकिन वहीं अगर मैं ध्यान या किसी और प्रक्रिया के माध्यम से उसकी ब्रेन वेव को स्लो करके अब उससे बात करूं, जैसे हिप्नोसिस या हिप्नोटिक कमांड्स में किया जाता है, तब वो उस चीज को सच मानेगा। इसीलिए कई बार हम ये प्रयोग करते हैं हिप्नोसिस के, या कई लोगों के साथ उनको एक ट्रांस की अवस्था में ले जाकर के हम उनको बोलते हैं कि देखो तुम्हारे हाथ पर चींटियां काट रही हैं, तो वो अपने हाथ को ऐसे ऐसे करने लगता है, क्योंकि इस समय तर्क करने वाला माइंड की चींटी नहीं है, बल्कि उसका इमेजिनेशन का जो मोड था वो ऑन हो चुका और उसको लग रहा है कि हाँ चींटियां काट रही हैं। उस अवस्था में जब उस व्यक्ति को लेकर के जाया जाए तो उसके बिलीफ्स, उसकी इमोशनल स्टेट और उसकी प्रोग्रामिंग धरी की धरी रह गई, सोई रह गई, अलग हट गई। अब उसके सबकॉन्शियस के पास डायरेक्टली चीजें इंप्लांट की जा सकती हैं और उसके जीवन को बदला जा सकता है। मतलब पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है कि नहीं हम ये सब चीजें नहीं मानते हैं, मतलब उसको भी बदला जा सकता है, उसको भी बदला जा सकता है। तो, लेकिन बिना उसकी इजाजत के आप उसको वो भी कार्यक्रम नहीं करवा सकते हो ना, प्रक्रिया नहीं करवा सकते हो कि आओ तुमको मैं ध्यान करवाता हूँ। कुछ ना कुछ सरेंडर भाव तो चाहिए होगा कि हाँ मैं बदलना चाहता हूँ, लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। तो यहीं पे सर बता दीजिए मेरे दर्शकों को, वैसे तो आपका नाम डालने पे सारी डिटेल्स आ जाती है, कोई अगर इस तरह से कनेक्ट होना चाहे तो क्या उसका तरीका है? देखिए हमारा ना एक रिट्रीट होता है अरविंद भाई, उसका नाम होता है नो दाई सेल्फ। 6 दिन की एक प्रक्रिया होती है। 6 दिन लोग मेरे साथ एक रिजॉर्ट में बंद रहते हैं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, सब डिस्कनेक्ट। 6 दिन पूरे 6 दिन। आज के लिए तो ये बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन आप ये देखो कि हमारे अगले 4 महीने के रिट्रीट्स फुल हैं। अच्छा, 4 महीने के? अगले 4 महीने के रिट्रीट्स फुल हैं। मतलब आज अगर कोई एनरोल करता है तो अगले 4 महीने हमारे पास हर महीने रिट्रीट होता है, लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। और हिंदुस्तान के अलावा 10-12 कंट्रीज से और लोग आते हैं। अच्छा, भारतीय मूल के भी और बहुत से मूल के लोग आते हैं हमारे पास। वहां पर हम बेसिकली जो हमारी भारतीय प्राचीन परंपराएं थी, जो हमारे टीचिंग्स थी, जो हमारे वो सिद्धांत थे जो इंसान को बीमार होने के बाद ठीक नहीं करते थे, बीमार होने से पहले उसके शरीर के ऊपर काम करते थे, जो वो टीचिंग्स थी वो हम उसके साथ यहां पर शेयर करते हैं। वो हम यहां पर करवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसे हमने ये मान लिया हुआ है ऑलमोस्ट कि हम सिर्फ ये फिजिकल बॉडी हैं, जबकि हमारा योग, हमारा तंत्र और हमारे हठ योग के बहुत से आयाम ये मानते हैं, इनफैक्ट हम इसको आज जानते भी हैं क्योंकि हम ये प्रक्रियाएं करते हैं, कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं,
हम तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया कि हम 5 कोशों से बना हुआ एक पिंड है। अन्नमय कोश, द फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश, द इलेक्ट्रिक बॉडी, जहां पर मेरे प्राण प्रवाह हो रहे हैं, मनोमय कोश, द मेंटल बॉडी, जहां पर मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स, मेरी फीलिंग्स प्रवाहित होती हैं। अब ये भी तो कोई जगह लेंगी, चाहे ये दिखने में हमको थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स नहीं दिखते। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा है ये हमको नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं तो जगह ले रहा है वो काम करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स ये मेरे मनोमय कोश में ये पूरे प्रवाहित होते हैं। उसके बाद मेरा विज्ञानमय कोश, जहां पर मेरा इंटेलेक्ट, मेरी बुद्धि स्थापित है, और उसके बाद मेरा आनंदमय कोश, द ब्लिस बॉडी, जो मुझे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करवाती है। तो हम इंसान को ये जागरूक करवाते हैं, उसको वो पद्धतियां फॉलो करवाते हैं जिससे वो जान पाता है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। और हमने ये सबसे बड़ी गलती आज के युग में यही की कि कार खराब होती है तो कार को, उसके पुर्जे को रिपेयर करो, इंसान खराब होता है तो इंसान के भी पुर्जे को रिपेयर करो। ये हम भूल गए कि वो खराब क्यों हुआ है, उसके पीछे कारण क्या था। क्या उसके पीछे कारण शरीर ही था, या विचार थे, या भावनाएं थी, या प्राण का इम्बैलेंस था। तो वो इतनी बड़ी साइंसेस थी हमारे प्राचीन सभ्यताओं के पास, भारत के पास। एंशिएंट इजिप्ट में आप जाएंगे, आप जर्मन में जाएंगे, बहुत सी ऐसी सभ्यताओं के पास, ग्रीक सभ्यताओं में ये प्राण के ऊपर, चाइनीज इसको ची बोलते हैं, हम इसको प्राण बोलते हैं, ताओ बोला जाता है जापानीज पद्धति में इसको। तो वो प्राण की क्या प्रक्रियाएं थी जो आपके शरीर को कंप्लीटली बदल सकती हैं। तो वो 6 दिन में हम उसका वो पूरा प्रयास करते हैं लोगों के साथ उसको बदलने का, कि उनके प्राणमय कोश तक, अन्नमय कोश से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय, और विज्ञानमय से आनंदमय कोश तक, कि हम उसको पेनिट्रेट कर पाएं। बहुत बढ़िया सर, शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।